वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का जेनिथ के इस प्लेटफॉर्म पे फिर एक बार बहुत स्वागत है। दोस्तों, रिसर्च एप्टीट्यूड के टॉपिक को हम पढ़ रहे थे और रिसर्च एप्टीट्यूड में हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च यानी कि अनुसंधान या फिर शोध के कितने प्रकार होते हैं इस टॉपिक को शुरू किया था। हमने हमारी लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ रिसर्च का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। आप सभी का जेनिथ के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। अब देखिएगा, हमने जो टाइप्स ऑफ रिसर्च का एक रोड मैप तैयार किया था कि हम बेसिकली इसी रोड मैप के पैटर्न पे चलेंगे या फिर बेसिकली इसी को समझते हुए चलेंगे। अगर आप ये रोड मैप देखें तो हमने हमारी पिछली क्लास में जो बेसिक या प्योर या फंडामेंटल रिसर्च है कंप्लीट हो गई है। इसके बाद जो अप्लाइड रिसर्च है ऑब्वियसली कंप्लीट हो गई। एक्शन रिसर्च जो रिसर्च का एक मेथड है या फिर अप्लाइड रिसर्च का ही एक पार्ट है, इसे भी हमने हमारी पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था और एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी देख लिया था। इसके बाद जो दूसरा बॉक्स हमारे पास था, पिछली बार आपने इस बॉक्स में 5 पॉइंट देखे होंगे, इस बार मैंने एक और पॉइंट ऐड कर दिया है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एनालिटिकल रिसर्च बेसिकली डिस्क्रिप्टिव के साथ ही पढ़ी जाती हैं, इसलिए अलग से नाम मेंशन नहीं होता, लेकिन हम इसे अलग से पढ़ेंगे एनालिटिकल रिसर्च को। इसके बाद है कोरिलेशनल रिसर्च, फिर एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, फिर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और अंत में होगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। हम इस बॉक्स की बात नहीं कर रहे, फिलहाल हम इस बॉक्स की बात कर रहे हैं। इस बॉक्स में आज हम इन दो रिसर्च पे बात करेंगे, इसको पेयर बना के पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना। ये जो बॉक्स है ये ऐसे क्रैक डाउन नहीं होने वाला, ये थोड़ा सा एक मुश्किल वाला पार्ट है और यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, तो इन्हें हम कैसे कवर करेंगे देखिएगा। पहले हम इन दो पे बात करेंगे, उसके बाद हम इन 3 पर बात करेंगे और फिर इस पे अलग से बात होगी, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, इस पे अलग से डिटेल में बात हम करेंगे। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और एनालिटिकल रिसर्च को समझना। क्लियर है? जल्दी से नोटबुक और पेन पेपर या फिर जो भी आप नोट करने के लिए टूल यूज करते हैं, जल्दी से उस टूल को निकाल लीजिए और हेडिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ रिसर्च। इसमें सबसे पहली हेडिंग डालिएगा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। लिखना पड़ेगा साथ में आपको, क्योंकि आप जितना लिखोगे चीज़ें उतनी बेहतर समझ में आएंगी, तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, लिखने में कंजूसी मत रखिएगा। हम सबसे पहले कौन से रिसर्च पे बात करेंगे, इस पे भी मैं आऊँगा। टारगेट पॉपुलेशन क्या होती है और उसके बाद सैंपल क्या होता है, इस पे भी बात करेंगे। राजस्थान के इस मैप पे भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। मैं स्क्रीन से साइड हो रहा हूं, जल्दी से हेडिंग डाल लीजिएगा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। मेरा ऑब्जेक्टिव यही है, मेरा उद्देश्य यही है कि क्लास में साथ में ही मैं आपको नोट करवा दूं, ताकि क्लास के बाद आपको इस टॉपिक पे दोबारा दिमाग नहीं लगाना पड़े। थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ी आपकी और मेरी मेहनत ज़्यादा लग जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन आप क्लास में ही चीज़ों को याद करके उठें, वो सबसे बेहतर होगा। कंजूसी मत करना लिखने में। दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर स्लाइड पे आपको बहुत सी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में मिलेंगी। वो एक मजबूरी हो जाती है, क्योंकि बहुत बार बुकिश लैंग्वेज से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और बहुत से स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि नहीं, हमें तो टू द पॉइंट बुकिश लैंग्वेज में ही कंटेंट चाहिए। तो ऐसे बच्चों के लिए कंटेंट है। बाकी जो बच्चे ये चाहते हैं कि नहीं सर हम शॉर्ट में लिख लेंगे, तो आप शॉर्ट में लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को हिंदी में क्या कहते हैं ये सुनो। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को हिंदी में कहते हैं वर्णनात्मक अनुसंधान। वर्णात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्शन, हम किसी चीज के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं, हम किसी चीज के बारे में वर्णन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। मैंने कहा ये पानी की बोतल है और इसमें पानी है। फिर आपने पूछा और बताओ, मैंने कहा ये नीले रंग की है। फिर आपने पूछा और बताओ, मैंने कहा इस पर ढक्कन है। फिर आपने पूछा और बताओ, मैंने कहा ये प्लास्टिक की है। फिर आपने पूछा और बताओ, मैंने कहा यहाँ देखो थोड़ा सा इसमें बेंड है। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन है इस बॉटल का, क्या है, कैसे है, किस तरीके की है, पूरा वर्णन मैंने इस बॉटल के बारे में कर दिया। लेकिन इससे मेरी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? अगर ये बॉटल नीले रंग की है तो है,
अगर इस बॉटल पे ढक्कन है तो है, इस बॉटल में पानी है तो है, ये बॉटल प्लास्टिक की है तो है, इस बॉटल पे थोड़ा सा यहाँ डैमेज है तो है। क्या इससे मेरी कोई प्रॉब्लम का सलूशन मिल रहा है क्या? नहीं। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च सिंपल सी रिसर्च है कि जब आप किसी चीज के बारे में केवल और केवल एक्सप्लेनेशन करते हो, जब आप किसी चीज के बारे में केवल और केवल डिस्क्रिप्शन करते हो, आपको उसके कॉज और इफेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, आपको उससे कोई प्रॉब्लम का सलूशन नहीं करना है, केवल और केवल डिस्क्रिप्शन देना है कि ये चीज है और ये इस तरीके से। क्लियर है? वहां पे वहां तक पहुंचने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि दो चीजें आप समझिएगा। मैप ऑफ राजस्थान, इस पे हम बाद में बात करेंगे, ये एक एग्जाम्पल के लिए काम आएगा। अगर आप इस मैप को देखते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर राजस्थान की जो 25 लोकसभा सीट्स हैं उनके नाम मेंशन है। तो जब हम सर्वे स्टडीज की बात करेंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एक पार्ट होता है सर्वे स्टडी, तब इस मैप पे हम डिस्कशन करेंगे, यहाँ से एग्जाम्पल लेंगे। लेकिन उससे पहले आप इस पॉइंट को समझिएगा। बहुत से बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, मुझे पता है आप सभी होशियार हैं, आप सभी को पॉपुलेशन और सैंपल बहुत अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी गलती से अगर किसी को पॉपुलेशन और सैंपल में कंफ्यूजन है तो वो भी सुन लो। देखो, क्लास का मतलब ये नहीं कि हम ये चीजें देखें कि इन पॉइंट्स को हम इग्नोर कर दें, हमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाना, लेकिन एक इतना सा पॉइंट होना चाहिए कि हम जीरो से चले, ताकि हमारे पास कोई भी जगह नहीं हो डाउट की कि ये डाउट रह गया सर, आपने सारा बता दिया कि हम सैंपल लेते हैं लेकिन सैंपल होता क्या है। कई बार ये दिक्कत हो जाती है, कोई बात नहीं, कई बार हम भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, कई बार हम पहली पहली बार तैयारी कर रहे होते हैं, नहीं पता होता, लेकिन चक्कर ये होता है कि हमारे जो फेलो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो साथ के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें पता है, तो हम शर्मा शर्मी में बोलते नहीं। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप लोग शर्मा शर्मी बोलो नहीं बोलो ये आपकी इच्छा है, लेकिन मुझे बेशर्म होके पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि रीजन ये है कि कोई भी चीज अगर मिस हो जाएगी, स्किप हो जाएगी, तो फिर एग्जाम आपका अच्छा नहीं होगा। तो चिंता मत करो, किसी को कहने की जरूरत नहीं कि हमें सर सैंपल और पॉपुलेशन नहीं पता था, यहाँ देख लो, सुन लो। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं आपको, यहाँ पर सैम्पलिंग और पॉपुलेशन को लेकर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। रीजन उसके पीछे ये है कि सैम्पलिंग नाम से एक अलग पूरा चैप्टर आएगा आपका रिसर्च एप्टीट्यूड में, सैम्पलिंग के नाम से, तब पढ़ेंगे उसको वहां पर। ठीक है, बात करते हैं, बीकानेर पे भी बात करेंगे, चिंता मत करो। ठीक, चलो बात करते हैं। देखो, ये टारगेट पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन को हिंदी में समग्र कहते हैं, कभी कभी समष्टि भी कह देते हैं, वैसे समग्र कहा जाता है। समग्र या समष्टि का मतलब होता है सारा कुछ, सब कुछ, एंटायर, टोटलिटी। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि राजस्थान है और राजस्थान की अलग अलग लोकसभा सीट हैं, आप जिले मान लो या फिर ठीक है अपने हिसाब से आपको जो भी देखना है, ये अलग अलग लोकसभा सीट है राजस्थान की, और मैं ये चाहता हूं कि मुझे ये पता चले कि राजस्थान की जनता जो है वो इस बार के चुनाव में किस पार्टी को वोट देगी, मैं ये चीज जानना चाहता हूँ। अब वो क्यों देगी मुझे उससे लेना देना नहीं है, मेरा सिंपल सा मतलब है कि जनता किसके फेवर में है। तो राजस्थान की जो पॉपुलेशन है, पूरे राजस्थान की पॉपुलेशन है, मैं अप्रॉक्स 6 करोड़ मान के चलता हूँ। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो तो भाई परेशान मत होना, मैं लेटेस्ट डेटा नहीं लेकर आया, देखो मैं मेरे अंदाजे से बता रहा हूँ, 6 से 7 करोड़ आप मान के चलो। मैंने कहा राजस्थान की पूरी पॉपुलेशन सर 6 करोड़ के आसपास है। अब 6 करोड़ का सर्वे संभव है क्या? एक व्यक्ति से पूछने में मान लो मुझे 1 मिनट का समय लगे, तो 6 करोड़ लोगों से पूछूंगा तब मुझे 6 करोड़ मिनट लगेंगी, और 6 करोड़ मिनट कितना लंबा समय होता है आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो ये तो बहुत स्वाभाविक है कि मैं पूरे राजस्थान के एक एक इंडिविजुअल से पूछने नहीं बैठ सकता माइक लेके, हाँ जी सर बताओ किसको वोट देंगे, हाँ जी सर बताओ किसको वोट दोगे, संभव नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इनमें से ये 6 करोड़ जो है वो पॉपुलेशन है, मैं इनमें से सैंपल ले लूंगा, मैं 1000 लोगों से पूछूंगा, और मैं ये देखूंगा कि 1000 लोग जो कह रहे हैं ना वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन 6 करोड़ लोगों को।
ठीक। अब इसमें भी आगे बहुत समस्याएं आएंगी कि आपने वो 1000 लोग कहाँ से लिए थे, तब देखेंगे। मान लो एक एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, मैं मेरे गृह जिले की बात कर लेता हूँ, झुंझुनू। मेरे होम टाउन की बात कर लेता हूँ, झुंझुनू की। अब अगर आप देखें कि मैं पूरे राजस्थान में देखना चाहता हूं कि कौन सी पार्टी आएगी, मान लो झुंझुनू की जनता एक ही पार्टी को लेकर मत बनाकर बैठी है और 3 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, मान लो ए, बी और सी, और झुंझुनू की जनता ने कहा कि सर ए पार्टी आएगी, मैंने 1000 के 1000 लोग झुंझुनू से ले लिए, उन्होंने सबने ए के लिए बोला, तो क्या मैं इसके बेस पे ये कह दूंगा कि पूरा राजस्थान ए पार्टी के पक्ष में है? पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैंने जो मेरा सैंपल लिया है ना उसमें समस्या है, मैं बायस्ड हूं यहाँ पे, या फिर जो मेरी सैंपलिंग है वो गलत है, क्योंकि मैं सैंपलिंग ठीक नहीं ले रहा, एरर आएगा। मुझे रैंडम सैंपलिंग लेनी चाहिए थी, मुझे थोड़े लोग पाली से ले ले, थोड़े बाड़मेर से, जोधपुर से, ऐसे करके कुल मिलाकर 1000 लोग लेने चाहिए थे, तब मेरा जो रिजल्ट है वो ठीक आता। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप पॉपुलेशन और सैंपल का मतलब समझ गए होंगे। पॉपुलेशन तो बहुत बड़ा होता है, समग्र है, और उसमें से जिस नमूने पर आप रिसर्च करना चाहते हैं, सैंपल को वैसे हिंदी में नमूना भी कहा जाता है, जिस नमूने पर आप रिसर्च करना चाहते हैं, अनुसंधान करना चाहते हैं, उसे सैंपल कहा जाता है। और फिर सैंपल से जो हमें आउटपुट मिलता है उसी को हम मान के चल लेते हैं कि हाँ ये जो पूरी पॉपुलेशन है इस पे एप्लीकेबल है। क्लियर है सर यहाँ तक? तो सैंपल और पॉपुलेशन में किसी को डाउट होगा? नहीं होना चाहिए। चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को लेकर। तो मैंने पहले ही कहा आपको, डिस्क्रिप्टिव या डिस्क्रिप्शन का मतलब है किसी चीज के बारे में ब्यौरा देना। मैं बहुत सिंपल सा वर्ड अगर इसके लिए यूज करूं तो ब्यौरा, किसी चीज का ब्यौरा देना। अब जैसे मैं शाम को घर जाऊंगा तो मेरी वाइफ मुझसे पूछे कि हाँ बता भाई क्या क्या किया आज पूरे दिन। मैं कहूँगा सुबह ऑफिस गया, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने लंच किया, उसके बाद मैं शाम को घर के लिए निकला, बीच में मुझे कॉफ़ी पीने का मन हो गया, मैं रुक गया, मैंने कॉफ़ी पी ली, फिर मैं घर आ गया। माने मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ पूरे दिन का। वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछ रही कि प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन है, वो नहीं, केवल और केवल मुझे तो ब्यौरा दे दो पूरे दिन आपने किया क्या है। तो यही डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में देखिएगा, अगर मैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात करूं तो बहुत सिंपल सा मतलब देखिएगा, कोई चीज क्या है, कैसी है, ये इसकी बात करता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो इस पे फोकस करता है, यानी कोई चीज क्या है, कैसी है। देखो क्या है, कैसा है, कहाँ है, इन क्वेश्चंस को तो आंसर करता है कि कोई चीज क्या है, कैसा है, कहाँ है, इनका तो आंसर करता है। लेकिन कोई चीज क्यों है, क्यों है, इसका आंसर नहीं करती। क्यों है, तो अगर आप रिसर्च करने जाओ और आप क्या है का आंसर लेकर आओ, आप कैसा है का आंसर लेकर आओ, आप कहाँ है का आंसर लेकर आओ, लेकिन आप क्यों है का आंसर नहीं ला पाओ या लाना नहीं चाहो, तो इसे कहा जाता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का बहुत सिंपल सा मतलब है किसी भी पॉपुलेशन, और ये ध्यान रखना डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में खासकर जो पॉपुलेशन होती है वो बड़ी साइज होती है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम क्या करते हैं, किसी पॉपुलेशन या किसी फिनोमेन के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, उसके कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन को नहीं देखते हैं, क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन जो है वो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में देखा जाता है। ठीक है, अब कई बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन बनेगा कि सर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का जो पार्ट है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च या हिस्टोरिकल रिसर्च, इसमें तो कॉज इफेक्ट को देखा जाता है। कॉज इफेक्ट को देखना और उसे मैनिपुलेट करना और कॉज इफेक्ट से आंसर ढूंढना फर्क होता है, आगे बात करेंगे डिटेल।
डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आप इतना मान सकते हैं कि यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट की चर्चा नहीं होती है, यहाँ पर वाई की चर्चा नहीं होती है, क्यों की चर्चा नहीं होती है, सिर्फ इतनी सी बात है। जैसे मैंने आपको इस बॉटल का एग्जांपल दिया, ये बॉटल नीले रंग की है, इस बॉटल में पानी है, इस बॉटल का एक ढक्कन है, ये बॉटल प्लास्टिक की बनी हुई है, क्या है, कैसी है, बस इसके बारे में मैंने बता दिया। लेकिन ये क्यों है और इससे क्या सोल्यूशन मुझे चाहिए, मैं उस पर बात नहीं कर रहा। तो ये सिंपल सा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मतलब होता है। अब देखो, थोड़ा सा आपको यहाँ से कुछ शब्दों को निकालना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं बुकिश लैंग्वेज भी यहाँ लेकर आया हूँ ताकि आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन बने तो किसी टाइप की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी मैं टिप्स पे आपको जैसे बता दूं कि ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में डिस्क्रिप्शन देखा जाता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में लार्ज सैंपल साइज लिया जाता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो क्वांटिटेटिव टाइप की होती है, क्वालिटेटिव भी हो सकती है, मना ही नहीं है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या है, कैसा है, ये देखा जाता है, लेकिन क्यों है इसको नहीं पूछा जाता। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाला जाता। ये केवल और केवल चीज़ों को समझने की या फिर केवल और केवल एक मेयर जानकारी के लिए की जाती है। तो ये तो बेसिक है हमारे पास, लेकिन थोड़ा सा बुकिश चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बन सके। अब बहुत ध्यान से सुनना। इट फोकस, कौन फोकस कर रहा है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इट फोकसेस ऑन डिस्क्राइबिंग द करंट स्टेट ऑफ अ फिनोमेन, सिचुएशन और पॉपुलेशन विदाउट अटेम्प्टिंग टू डिटरमाइन द कॉज बिहाइंड इट। एक तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में ये पॉइंट लिखना। डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव जो है वो करंट स्टेट को बताती है, करंट स्टेट यानी ये वर्तमान को बताती है। ये हमेशा ध्यान रखना, मैं छोटे छोटे पॉइंट्स इस तरीके से आपको साइड में लिखवा रहा हूं ताकि जिस स्टूडेंट को डिटेल में लिखना है वो डिटेल में लिख ले, जिस स्टूडेंट को शॉर्ट में लिखना है वो शॉर्ट में लिख ले। ठीक है, तो ये करंट स्टेट या वर्तमान स्टेट को बताती है। लेकिन लेकिन ध्यान सुनना, दूसरा पॉइंट, कारण व परिणाम नहीं बताती। कारण व परिणाम का संबंध नहीं बताती, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, कारण व परिणाम के बीच जो संबंध है उसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में नहीं बताया जाता। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, यानी ये प्रेजेंट सिचुएशन का वर्णन तो करती है, करंट सिचुएशन को डिस्क्राइब तो करती है, लेकिन कॉज एंड इफेक्ट, उसके जो कॉज है, उसके पीछे का जो कारण है उसको नहीं बताती। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अभी अगर हम करंट एग्जांपल की बात करें तो तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे इलेक्शंस हैं। अब इलेक्शंस की के जब रिजल्ट आएंगे तो मैं मान लो मैं रिसर्च कर रहा हूँ तो मैं ये कह दूंगा कि हाँ, वेस्ट बंगाल में फला फला पार्टी ने सरकार बनाई है, इस पार्टी की गवर्नमेंट बनी। मैं बस इतना बता रहा हूँ, क्यों बनी है इसके पीछे मैं नहीं जा रहा। क्यों बनी है, वहाँ के वोटर्स क्या चाहते हैं, सरकार जो है वो ऐसी क्यों बनी है, लोगों ने किस बेस पे वोट किया है, मैं उन पे नहीं जाऊंगा। मैं सीधा सिंपल सा कहूंगा कि हाँ जी सर, वेस्ट बंगाल में इस पार्टी की सरकार बनी या फिर तमिलनाडु में इस पार्टी की सरकार बनी। मैं सीधा सिंपल सा कहूंगा कि इसराइल और ईरान के बीच में युद्ध हुआ, पर मैं ये नहीं कहूंगा कि क्यों हुआ। मैं सीधा सिंपल सा कहूंगा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है वहां पर जहाज अटके हुए हैं, वहां एक तरफ ईरानियन नेवी है, एक तरफ यूएस नेवी है, ये लोग आपस में एक दूसरे पे बॉम्बिंग कर रहे हैं, जहाज को निकलने नहीं दे रहे, जहाज बड़ी परेशान हो रही है, हमारे पास सप्लाई नहीं आ रही है। मैं एक तरीके से डिटेल बता रहा हूँ, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को बंद क्यों किया गया मैं इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। यूएसए नेवी वहां क्या कर रही है मैं इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। ईरान नेवी वहां क्या कर रही है मैं इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। ऑयल टैंकर्स, गैस टैंकर्स को क्यों रोका गया मैं इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। इनफैक्ट ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट ही क्यों हुआ मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा।
मैं सिंपल सा कह रहा हूं कॉन्फ्लिक्ट है और ये चीजें हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। आगे बात करते हैं। अब ये जो अंडरलाइन मैंने कर रखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करना। सभी नोट करने में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कंजूसी मत करना, बिल्कुल भी, बहुत अच्छे से नोट करना। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या है? टू डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर फिनोमेन विदाउट नेसेसरली इन्वेस्टिगेटिंग द कॉज दैट प्रोड्यूस इट। यानी इसका जो सिंपल सा पॉइंट, अगर बहुत सिंपल सी बात आप समझना चाहो, तो किसी भी घटनाक्रम का पूरा ब्यौरा पूरा ब्यौरा देना बिना यह देखे या बिना यह जाने कि वह घटना घटी क्यों। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा मतलब है, आप क्या कर रहे हो, किसी भी घटनाक्रम का पूरा ब्यौरा दे रहे हो बिना यह जाने कि वह घटना घटी क्यों। यही है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, किसी के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन देना, ये पता लगाए बिना कि ऐसा हुआ क्यों। जैसे मैंने अभी स्ट्रेट ऑफ हार्मोस का एग्जांपल लिया। जैसे मैं ये बात कहूं कि राजस्थान में सीकर और झुंझुनू जिले पढ़ाई पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। भाई कोई दूसरे जिले का है तो बुरा मत मानना, उदाहरण के लिए कह रहा हूं। क्यों कर रहे हैं, या फिर वहां पर एजुकेशन क्यों बढ़ रही है, इसके पीछे मुझे लॉजिक नहीं चाहिए, मैं सिर्फ एक जो घटना है वो बता रहा हूं कि ऐसा ऐसा है। क्लियर है पॉइंट, समझ गए? ठीक। तो ये जरूर ध्यान रखना, टू डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर फिनोमेन विदाउट नेसेसरली इन्वेस्टिगेटिंग द कॉज एंड प्रोड्यूस इट। इट डिस्क्राइब्स द फिनोमेन नॉट इट कॉज, ये घटना को बताता है, कारण को नहीं बताता। इट कैन आंसर व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ क्वेश्चन बट नॉट व्हाई क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बाकी सभी क्वेश्चंस का आंसर दे देगा लेकिन व्हाई क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा। व्हाई मतलब क्यों, कि कोई घटना व्हाई मतलब क्यों का आंसर नहीं, कि कोई घटना जो है वो घटी क्यों, इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा। किस में नहीं मिलेगा सर? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में नहीं मिलेगा। इसके अलावा बाकी आंसर आपको जो भी ढूंढने हैं वो मिल जाएंगे। तो भाई क्लियर है यहां तक? चलें आगे, आगे बात करते हैं। aims to obtain information to systematically describe phenomenon, situation और population, केवल और केवल किसी की जानकारी प्रदान करने के लिए। तो सुनिएगा ध्यान से, केवल किसी घटना या समग्र, पॉपुलेशन को क्या कहते हैं? समग्र कहते हैं। केवल किसी घटना या समग्र की जानकारी हासिल कर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, केवल और केवल किसी घटना या समग्र की जानकारी हासिल करना, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं करते डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। याद रहेगा? ठीक, आगे बात करते हैं।
In this, the researcher does not control or manipulate any of the variables, but the observers and measures them. अब ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया। आने वाले टाइम में हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पढ़ेंगे और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम देखेंगे कि जो रिसर्च करने वाला होता है वो वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करता है। अब आप कहेंगे सर ये वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो वेरिएबल्स को हिंदी में चर कहा जाता है और चर या वेरिएबल का मतलब होता है जो चेंज होते रहे, वेराई करते रहे। इंग्लिश में वेराई कहते हैं, यानी जो चेंज होते रहे। जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दूं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे समझदारी भी बढ़ती है। अभी हर किसी के साथ तो ये लागू नहीं है, पर एक सामान्य बात है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे समझदारी भी बढ़ती है। तो उम्र एक वेरिएबल है क्योंकि चेंज होती रहती है, समझदारी एक वेरिएबल है वो भी चेंज हो रही है। तो यहां अगर आप देखोगे तो उम्र के बढ़ने की वजह से समझदारी बढ़ रही है, बात है। तो हमने ये तो देख लिया कि एक वेरिएबल से, मतलब वेरिएबल्स पे तो बात कर ली, लेकिन इनको मैनिपुलेट नहीं किया। मैनिपुलेट किया जाता है कहां पर? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। हमने ये तो समझ लिया कि एक तरफ पानी दिया जा रहा है और एक तरफ पौधा बढ़ रहा है, ये दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं। लेकिन हमने ना तो पानी की मात्रा में कोई कमी ज्यादा की, ना कोई सनलाइट या फिर किसी और चीज में कमी ज्यादा की। हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते वेरिएबल्स को डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। वेरिएबल्स को मैनिपुलेट आप कर सकते हो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। जब उस पे आएंगे तब मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको, ठीक है? तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, इसमें आप मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। ये पॉइंट ये हमेशा ध्यान रखना, मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। In this type of research, the researcher must take particular care not to intervene in the observed object or phenomenon as its behavior may change if any external factor is involved। तो लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा इतना सा पॉइंट बताया गया है कि जो रिसर्चर है उसे ये बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि मैं बस जानकारी ले रहा हूं, मुझे छेड़छाड़ नहीं करनी वेरिएबल से। अब मान लो एक बहुत सिंपल सा पॉइंट मैं बताऊं आपको, मान लो कि कोई किसी ऑफिस में कोई काम कर रहा है और उसे सेल्स रिपोर्ट बतानी है अपने हेड को, सीनियर को, तो वो प्योरली सेल्स रिपोर्ट देखे और बता दे, छेड़छाड़ी मत करो उसमें। अगर छेड़छाड़ी कर लोगे तो ये डिस्क्रिप्टिव बचेगा ही नहीं। क्लियर है? चलो अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना इस पॉइंट को, और इसके एक एक कारण पे बात करेंगे। देखो, अनुसंधान जो है वो गुणात्मक भी हो सकता है और मात्रात्मक भी हो सकता है, संख्यात्मक भी हो सकता है और संख्यात्मक के साथ गुणात्मक भी हो सकता है। गुणात्मक मतलब लोगों की भावनाएं और संख्यात्मक मतलब प्योर डेटा। डेटा दोनों ही है, लेकिन ये नंबर्स हैं और ये फीलिंग्स। अब कहा यह जाता है कि जो हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है या होती है, आप जो भी मान लो, वो वैसे तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों हो सकता है। ध्यान से सुनना, मैं इनकार नहीं कर रहा इस बात से कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्वालिटेटिव नहीं हो सकता, क्या हो सकता है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को अगर देखें तो जनरली ये क्वांटिटेटिव होता है। ये शब्द जनरली बड़ा भारी होता है, ध्यान से याद करना। ये मत कहना बाद में कि सर आपने बताया था कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च तो क्वांटिटेटिव होता है। मैं कह रहा हूँ जनरली क्वांटिटेटिव होता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि ये क्वालिटेटिव नहीं हो सकता। अब कोई पूछे कि सर क्वांटिटेटिव क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीजन है, ये रीजन बताओ इसके क्वांटिटेटिव होने का रीजन। भाई हमें कोई व्यक्ति कह रहा है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्वांटिटेटिव होती है जनरली, क्वालिटेटिव नहीं होती, मान क्यों ले? जब तक उसके पीछे का रीजन नहीं पता हो तब तक मत माना करो, चीजों को समझा करो अच्छे से। अब मैं बहुत सिंपल सा रीजन बता रहा हूं आपको, बहुत ज्यादा मैं पजल्ड नहीं करना चाह रहा इस पॉइंट में, तो बहुत ही सिंपल सा रीजन आप सुनिएगा इसके पीछे। अब चूंकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम क्या है, कैसा है, कहाँ है, कितना है, इसकी बात करते हैं, क्यों है की बात नहीं करते।
यानी हम नंबर्स की बात ज्यादा करते हैं। मैंने पूछा वेस्ट बंगाल में कौन सी पार्टी सरकार बना रही है, तो लोगों ने अपने अपनी बात बताई, ये बना रही, ये बना रही, ये बना रही। मैं लोगों की भावनाएं नहीं सुन रहा वहां पे, मैंने लोगों की फीलिंग्स नहीं समझी, मैंने सिर्फ लोग जो मुझे नंबर बता रहे हैं, जो डेटा बता रहे हैं, वो सुना। मैंने एक बाबूजी से पूछा, एक बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा कि बताओ बाबूजी किसकी सरकार बनेगी, बोले भैया इसकी बनेगी। मैंने एक माता जी से पूछा, बताओ माता जी किसकी सरकार बनेगी, वो बोले भैया इसकी बनेगी। मैं बाबूजी से ये नहीं पूछ रहा कि माता जी तुम्हें कितनी पसंद है, या मैं माता जी से ये नहीं पूछ रहा कि बाबूजी से प्यार अभी भी तुम्हें है या नहीं। ये बात नहीं हो रही। मैं किसी की फीलिंग्स की बात नहीं कर रहा, गुणों की बात नहीं कर रहा, मैं नंबर्स पे चल रहा हूँ यहाँ पे। तो इसलिए हम ये कहते हैं ना कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम एक बड़े सैंपल को स्टडी करते हैं और केवल डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। तो जब भी बड़ा सैंपल हो, स्टडी हो, डिस्क्रिप्शन की बात हो, तो आप यूं मानकर चलिएगा कि वो क्वांटिटेटिव ही होता है, क्वालिटेटिव नहीं होगा। कभी कभी हो भी सकता है, मैं इनकार तो कर नहीं रहा कि वो क्वालिटेटिव नहीं होता। ठीक है, तो ये इट कैन बी बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव डेटा यानी नंबर, स्टैटिस्टिक्स, परसेंटेज, एग्जांपल 70% ऑफ स्टूडेंट्स यूज सोशल मीडिया। क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक, ओपिनियंस, फीलिंग्स, डिस्क्रिप्शन, एग्जांपल स्टूडेंट्स फील डिस्ट्रैक्टेड ड्यू टू सोशल मीडिया। स्टूडेंट सोशल मीडिया यूज करते हैं 70% यूज करते हैं। अब इसमें क्यों करते हैं इसके बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन हमने कहा 70% ऑफ द स्टूडेंट्स यूज सोशल मीडिया, दैट्स इट, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब हम ये देख रहे हैं क्यों करते हैं भाई। फोन का एडिक्शन है क्या, घर वालों से बनती नहीं है क्या, डिप्रेशन है क्या, मलेरिया है क्या, लवेरिया है क्या, क्यों इतना ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं? क्यों का आंसर ही नहीं चाहिए, करते हैं बस 70% करते हैं, खत्म बात। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च प्राइमरली फोकसेस ऑन कोरिलेशन, इसको भी ध्यान रखना, ये सहसंबंध की भी बात करता है। देखो, अब आप कहोगे सर सहसंबंध यानी कारण और परिणाम, नहीं बेटा, सहसंबंध कारण परिणाम नहीं होता, कोरिलेशन एक अलग चीज है, कॉज एंड इफेक्ट एक अलग चीज है। कोरिलेशन का मतलब तो ये हो गया कि जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है तो मेरे बाल सफेद होंगे। हुँ? उम्र का बढ़ना, बालों का सफेद होना, इनका आपस में कोरिलेशन है। लेकिन मैं यहां ये नहीं देख रहा कि उम्र के बढ़ने से बाल सफेद क्यों होते हैं ना, मैं ये देख रहा हूं उम्र बढ़ रही है, बाल सफेद हो रहे हैं। कारण परिणाम की बात तो यहां भी नहीं हो रही, और ना मैं उम्र को मैनिपुलेट कर रहा हूं, ना मैं बाल सफेद होने को मैनिपुलेट कर रहा हूं, तो यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंटल बात भी नहीं हो रही। यहाँ सिंपल सी बात है कि दो वेरिएबल्स के मध्य, दो चरों के मध्य संबंध दर्शाया गया है, रिलेशन बताया गया है। और ये जो कोरिलेशन है, आगे पूरी रिसर्च आएगी इसके ऊपर, कोरिलेशन पे बात करेंगे। इसके 3 टाइप्स भी होते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन और जीरो कोरिलेशन, और ये +1 और -1 के बीच चलता है। ठीक है, जो कोरिलेशन है ये -1 से +1 तक चलता है, और बीच में इसके आता है 0। यानी अगर +1 की बात करूं, मैं इसकी बात करूं तो पॉजिटिव, पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर माइनस की बात करूं तो नेगेटिव, इसकी बात करूं तो 0। ठीक है, ये छोटे से पॉइंट ध्यान रखना। तो कोरिलेशन +1, -1 और इसके बीच में बात करता है, -1 की मतलब नेगेटिव। देखो दोनों जगह कोरिलेशन है, यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन वहां नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ 0 है। 0 का तो कुछ होता ही नहीं, उठाव ही नहीं। डिटेल में अलग से बात करेंगे, पूरा टॉपिक आएगा, चिंता मत करो। यहाँ इतना ध्यान रखो कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो कोरिलेशन की बात करती है। अब कोरिलेशन क्या है सुनो। Correlation refers to a statistical relationship or association between two or more variables without determining causation। ये कहा था मैंने आपसे, कोरिलेशन में केवल संबंध बताया जाता है। जैसे बहुत सिंपल सा मैं एक एग्जांपल दूं, द मोर आई यूज माई मोबाइल, है ना, द मोर आई यूज माई मोबाइल द मोर आई एम फेसिंग आईज प्रॉब्लम्स। मतलब अगर मैं मेरे मोबाइल को जितना ज्यादा यूज करूंगा, मेरी आंखों की समस्या उतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, बढ़ रही है।
लेकिन मोबाइल के यूज करने से आंखों की समस्या क्यों हो रही है मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मैं ये बात तो कर रहा हूं कि मोबाइल को यूज करने से आंखों की समस्या हो रही है, लेकिन क्यों हो रही है इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। मोबाइल और आंखों की समस्या के बीच में को रिलेशन है, लेकिन कॉज एंड इफेक्ट मैंने नहीं बताया। हालांकि कॉज एंड इफेक्ट होता है, पर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम बताते नहीं है। क्लियर है भैया? याद रहेगा। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आइडेंटिफाइज पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप्स अमंग वेरिएबल्स। यानी जो चर होते हैं, चरों के मध्य, चरों के मध्य संबंध, संबंध अलग चीज है, कारण अलग चीज है। ठीक है, तो कारण की बात नहीं हो रही सर, किसकी बात हो रही है? संबंध की बात हो रही है। क्लियर? तो मोटा माटी डिस्क्रिप्टिव का मतलब समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के टाइप्स। तीन चार टाइप्स हमें देखने को मिलेंगे, जैसे सर्वे स्टडी हो गया, जैसे एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च हो गया, जैसे हिस्टोरिकल रिसर्च हो गया। अब इसमें एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च और हिस्टोरिकल रिसर्च में आप लोगों को डाउट आने वाला है, तो उस पर भी बात करेंगे, चिंता क्यों करते हो। हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहला टाइप है सर्वे स्टडी। सर्वे, सिंपल सा पॉइंट है, सर्वेक्षण। अब अगर आप एक चीज देखो कि आप क्या कर रहे हो, आप सर्वेक्षण कर रहे हो, है? आप सर्वे कर रहे हो। सर्वे का मतलब बड़ा सिंपल सा, आप लोगों से जाकर पूछ रहे हो कि बताओ भैया किसकी सरकार बनेगी। आप बच्चों से जाकर पूछ रहे हो कि बताओ एनईपी 2020 लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप आम जनता से जाकर पूछ रहे हो कि संसद में जो महिला बिल पेश किया गया है वो लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप सर्वे कर रहे हो, आप लोगों तक जा रहे हो। सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा तरीका है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का। इनफैक्ट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ही नहीं, और भी अलग अलग रिसर्च में सर्वे बहुत काम आता है। यू जस्ट गोइंग टू द पीपल, यू जस्ट गोइंग टू द सैंपल, और आप उनसे क्वेश्चनरीज, क्वेश्चंस पूछ रहे हो और आंसर ले रहे हो। Survey study is a type of descriptive research method used to collect data from a group of people to understand their opinions, behavior, characteristics और experiences. यानी आप एक समूह से डेटा कलेक्ट करते हो। अब डेटा भी अलग अलग टाइप का हो सकता है, डेटा कलेक्शन की पूरी क्लास रहेगी आपकी। आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हो, सेकेंडरी डेटा कलेक्ट कर सकते हो, एक अलग चीज़ है। और कोरिलेशन को लेकर आप जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हो, आपके जो पेपर 2 में आते हैं स्टैटिस्टिक्स, तो उसमें कोरिलेशन के जो पियर्सन फॉर्मूला हैं, ये भी चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ उतना हम वेटेज नहीं देंगे, वरना हमारी क्लासेस बहुत बड़ी हो जाती हैं। क्लियर है? तो सर्वे स्टडी, आप सर्वे करते हो लोगों का, सर पूछते हो लोगों से। सर्वेज आर वाइडली यूज इन सोशल साइंस, सोशल साइंस में यूज किया जाता है, एजुकेशन में यूज किया जाता है, मार्केटिंग में यूज किया जाता है। आप सर्वे कर रहे हो कि ठीक है भाई, लोग हमारी कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं, है ना। आप फील्ड में गए, आपने देखा कि लोग हमारी कंपनी के बारे में ये सोचते हैं। तो एक तरीके से सामाजिक विज्ञान, एजुकेशन, इन सब में सर्वे स्टडी जो है वो बड़ी काम आती है। सर्वे स्टडी का की फीचर्स क्या है? मैं सर्वे स्टडी की बात कर रहा हूं अभी तक। इसके की फीचर्स क्या है सुनिएगा। तो एक तो इसमें स्ट्रक्चर्ड डाटा कलेक्ट किया जाता है, क्वेश्चनरीज बना दी जाती हैं या फिर इंटरव्यूज होते हैं, और एक सिस्टमैटिक तरीके से डेटा को कलेक्ट किया जाता है सर्वे में। आपने बहुत से लोग देखे होंगे माइक लेके घूमते हुए, सर क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? सर्वे तो चल रहा है वो एक तरीके से फीडबैक ले रहे हैं कि हाँ, हमारे प्रोडक्ट के बारे में ये लोग सोचते क्या है। ठीक है। लार्ज सैंपल साइज, अब ये ध्यान रखना, सर्वे में हमेशा लार्ज सैंपल साइज यूज की जाती है। सैंपल साइज मान लो पॉपुलेशन है 1 करोड़ की, और आप उसमें से केवल 5 लोगों को पूछ रहे हैं, तो आपको लगता है कि 5 लोग उन 1 करोड़ लोगों को ठीक से रिप्रेजेंट कर पाएंगे? संभव नहीं है।
सर्वे में क्या होता है, सर्वे में बहुत ज्यादा गहराई में तो नहीं जाते हम, केवल नॉर्मल से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हाँ जी बताओ, आप बताओ, आप बताओ। तो सर्वे में ये हमेशा ध्यान रखना, सर्वे स्टडीज में हमेशा के लिए ध्यान रखना कि इसमें पॉपुलेशन जो है वो, पॉपुलेशन नहीं सॉरी, सैंपल जो है वो बढ़ा लिया जाता है, पॉपुलेशन तो है, सैंपल बढ़ा लिया जाता है ताकि और एक्यूरेसी के साथ हम क्या कर सकें, आंसर कर सकें। तो ध्यान रखना लार्ज सैंपल साइज। अब ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है, ये तो हमने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में ही चर्चा कर ली थी। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो सर्वे होता है ना, ध्यान रखना, वो क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है। सर्वे में किसी से न्यूमेरिकल डेटा भी लिया जा सकता है और किसी के ओपन एंड रिस्पॉन्स भी लिए जा सकते हैं, ओपिनियन होते हैं। सर्वे ज्यादातर ओपन एंड होता है, ठीक है। तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों टाइप का हो सकता है। अब सर्वे जो है वो दो टाइप का हो सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। सर्वे जो है ना सर, वो दो टाइप का हो सकता है, एक तो क्रॉस सेक्शनल और एक लॉन्गिट्यूडल। क्या मतलब है, क्रॉस सेक्शनल है, लॉन्गिट्यूडल है, लॉन्गिट्यूडल है, लॉग्नी नहीं है, लॉन्गिट्यूडल। इसे लॉन्जिट्यूडल भी कह सकते हैं, लॉन्जिट्यूडल कह लो, लॉन्गिट्यूडल कह लो, आपका जो मन करे वो कह लो, लॉन गिट यूडल कह लो, इच्छा है आपकी, रोक सकता है कोई आपको। लॉन्गिट्यूडनल या लॉन्जिट्यूडनल। अब देखो सर्वे दो टाइप के हैं, क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल। क्रॉस सेक्शन में हम क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शन में हम बहुत ही झटपट सर्वे कर देते हैं, यानी सेम क्वेश्चन अलग अलग लोगों से पूछते हैं और फटाफट से खत्म करते हैं काम को। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल में होता क्या है, उसी सैंपल से रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब स्टडी का जो समय है वो लंबा होता है। जैसे एक एग्जांपल सुनो, मैं ये देखना चाहता हूँ कि 9 से लेकर 12 साल तक के बच्चे जो हैं उनका विकास कैसे होता है। तो अगर मैं क्रॉस सेक्शनल सर्वे की बात करूं तो मैं 9 साल के बच्चे से पूछ लूंगा, 10-12 9 साल के बच्चे ले लूंगा, उनसे पूछ लूंगा, फिर 10-12 10 साल के बच्चे ले लूंगा, उनसे पूछ लूंगा, फिर मैंने 10-12 11 साल के बच्चे ले लिए, उनसे पूछ लूंगा, फिर मैंने 10-12 12 साल के बच्चे ले लिए, उनसे पूछ लूंगा और खत्म करूंगा काम को, सबसे पूछ लिया मैंने, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल में मैं क्या करूंगा, 9 साल के 5 बच्चों को सिलेक्ट करूंगा, आज पूछूंगा, फिर 2 महीने बाद भी उन्हीं से पूछूंगा, फिर 1 साल बाद भी उन्हीं से पूछूंगा, फिर 1.5 साल बाद भी उन्हीं से पूछूंगा, यानी बार बार उसी सैंपल से मैं डेटा कलेक्ट करूंगा। लॉन्गिट्यूडनल इसे कहा जाता है। तो क्रॉस सेक्शनल की बात करें, डेटा कलेक्टेड एट वन पॉइंट इन टाइम। लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो डेटा कलेक्टेड ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड, बार बार मैं उसी सैंपल से, पर्टिकुलर सैंपल से जो है वो डेटा कलेक्ट करता रहूंगा। अब टाइप्स ऑफ सर्वे मेथड, सर्वे कितने टाइप के हो सकते हैं, आप क्वेश्चनरीज दे सकते हैं, आप इंटरव्यूज दे सकते हैं, ये सिंपल सा है। क्वेश्चनरीज को प्रश्नावली कहते हैं और इंटरव्यूज को साक्षात्कार कहते हैं। आप प्रश्नावली दे दो लिखित में कि हाँ ये बात है, इस पे यस या नो टिक कर दो, या फिर आप इंटरव्यू ले लो उनका, ठीक। तो इस तरीके से सर्वे मेथड अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। सर्वे मेथड के बाद आता है, देखो जो आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है उसमें जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टाइप है वो सर्वे मेथड ही है। सर्वे मेथड के बाद आता है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, और इसी के साथ चलता है हिस्टोरिकल रिसर्च। अब इन दोनों को बहुत ध्यान से सुनना। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च पता क्या कहता है कि जो घटना अभी भी घटी है उस घटना को देखो, उस घटना के रीजंस को समझो। जैसे एक कोई पुल है, वो पुल बना और वो 2 महीने में ही ढह गया, तो अब सरकार ये ऑर्डर देगी कि पुल ढहा क्यों, या फिर इस पुल के बारे में स्टडी करो। अब आप में से बहुत से लोगों का दिमाग में आएगा सर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्यों का तो आंसर होता ही नहीं, बिल्कुल नहीं होता। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च इज अ टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बट विद सम स्पेशल फीचर्स। तो ये कहेगा कि पुल ढहा क्यों या इसकी स्टडी करो, यानी एक्स हो चुकी वो बात, जो बीत गई सो बात गई, एक्स यानी अभी अभी एक्स हुई,
उसके बारे में बात करना। और अगर मैं बहुत पुरानी चीज के बारे में स्टडी करना चाहूं कि 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ना है, तो वो हिस्टोरिकल रिसर्च में आ जाएगा, ये ध्यान रखना। क्लियर है? पॉइंट समझ में आया? एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च मतलब जो अभी रिसेंट में घटनाक्रम जो हुआ है उसको स्टडी करना, और हिस्टोरिकल रिसर्च यानी जो पहले चीजें घट चुकी हैं उसको स्टडी करना। दोनों में अंतर है सर, है ना? Ex post facto research refers to research design in which the investigator seeks to determine the cause and effect relationship between variables by studying an event और phenomenon that has already occurred। हालांकि मैं ex post facto आपको अलग से पढ़ाना चाहता था। ex post facto एक अलग से क्लास होती है, लेकिन अलग अलग जगह पे, सब जगह पे ex post facto को एक तरीके से डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एक पार्ट बताया रखा है, तो हम यहाँ पढ़ते हैं इसको। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अलग हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन देखा जाता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में नहीं देखा जाता। क्लियर है? तो कॉज, अभी जो घटना घटी है, जो अभी थोड़े टाइम पहले ही घटी है, उसके बारे में बात की जाती है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं होता ये। अब यहाँ एक और बड़ा मुद्दा आता है। बहुत से बच्चे एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च को एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के साथ क्लब कर देते हैं। नहीं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं, याद है ना? वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं। लेकिन एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में बस कारण समझते हैं, उन्हें मैनिपुलेट नहीं करते। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की भी कुछ कुछ ऐसी विशेषता है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में वेरिएबल्स में मैनिपुलेशन नहीं किया जाता। इसी वजह से एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च को हम कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का भाग मान लेते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में सर वेरिएबल्स के बीच छेड़छाड़ नहीं की जाती, एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता, बस सिंपल सा मतलब निकाल लिया जाता है। जैसे मैं बताऊं आपको, ये जो पानी की मेरी बोतल है, कल इसमें बैंड आ गया यहाँ पे, है ना? अब बैंड आ गया, कल ही आया है, घटना हो चुकी। अब क्यों आया मैं ये देखूंगा, लेकिन मैं वेरिएबल्स उसको वापस दोहरा के नहीं देख सकता। अब बॉटल में बैंड आ गया, अब इसी बॉटल को वापस पटक के थोड़ी देख लूंगा। मैं तो ये देखूंगा कि हाँ, किसने गिराई, क्यों गिराई, बॉटल में क्या कमी है, प्लास्टिक कमजोर है कि नहीं है, ज्यादा गर्मी तो नहीं थी, एक्स वाई जी कई चीजें देखूंगा, लेकिन वापस इस घटनाक्रम को दोहरा नहीं सकता। ये एक्स हो चुका है, इसीलिए एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहा जाता है। ठीक है? तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में तो मैनिपुलेशन होता है, लेकिन एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में किसी टाइप का मैनिपुलेशन नहीं होता है। Researchers study something after it has occurred and try to figure out what caused it. They don't do experiments or make changes themselves. They just study what's already there. मतलब खुद से कुछ नहीं करते। अब ये बोतल गिर गई, मोच आ गई, इस बोतल पे बैंड हो गई, मैं इसको घर ले गया, मुझे मार पड़ी, मुझ में मोच आ गई, एक्स पोस्ट हो चुके। अब इसको दोबारा से दोहराया नहीं जाता, दोबारा से एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाएगा कि क्यों हो गया, बस देख लिया। अभी हमारे क्या है, एक डिश बनती है गुलगुले। तो एक बच्चा था, उसको खाने थे गुलगुले, अपनी माँ के पीछे पड़ा, मम्मी वो बना दे, गुलगुले का नाम भूल गया भाई, बस वो बना दे, वो बना दे। 2 बार बोल गया वो बना दे, 3 बार बोल गया वो बना दे, 5 बार बोल गया मम्मी वो बना दे, 7-8 बार बोल गया, मम्मी इरिटेट हो गया, अरे वो का नाम भी तो बोल। बोले वो का नाम याद नहीं, पर मम्मी वो बना दे। 8वीं 10वीं बार बोला तो मम्मी का दिमाग खराब, और जच के रख दी, एक थप्पड़ रख दी, एक नहीं 4-5 रख दी। इतनी देर में कोई पड़ोस की ताई आ गई। अब ताई आई तो ताई आते ही बोली, ए शानड़। बोले हाँ जी जी। बोले क्यों छोरे को मुंह गुलगुला से को कर रखी है? छूटते ही लड़का बोला, गुलगुले ही तो मांग रहा था, पहले नाम याद नहीं था। तो अब वो घटना घट चुकी ना, अब वापस थोड़ी पिटाई होगी उसकी। अब पिटाई क्यों हुई, उस बिटाबर को मुंह गुलगुला शार को क्यों होगो, बस यही तो जानना है। इसका मतलब ये थोड़ी कि वापस डेमो देना पड़ेगा, नहीं डेमो नहीं, घट गई वो चीज, एक्सपेरिमेंटल नहीं है, हो चुका वो। ठीक है? तो ये एक्स पोस्ट फैक्टो में विशेष रूप से ध्यान रखना। चलिए, एक्स पोस्ट फैक्टो के मुख्य विशेषताएं क्या हैं? इसमें मैनिपुलेशन नहीं होता, वो तो पूरे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की मुख्य विशेषता है, मैनिपुलेशंस नहीं होते।
रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी होती है। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? जो घट चुका, अभी मुझे मार पड़ के मेरा मुंह गुलगुले सा हो चुका, घट चुका, रेट्रोस्पेक्टिव, पहले से। ठीक है, तो ये मैनिपुलेशन नहीं होता, रेट्रोस्पेक्टिव होती है, इस चीज को ध्यान रखना। कॉजल इन्फ्रेंस देखते हैं, कॉज एंड इफेक्ट क्या है इसके बारे में बात की जाती है, और नेचुरल सेटिंग्स में होता है। इसमें कोई मैन एक्सपेरिमेंट नहीं है, क्या है क्या नहीं है, क्यों हुआ। नेचुरल सेटिंग है कि भाई इसको याद नहीं आया, उसने बोला अपनी माँ को बार बार कि मम्मी वो बना दे, वो बना दे, पिट गया, बस नेचुरल है, देख लिया क्यों पिटा, क्या बात हो गई। आज समझ में आई ना? ठीक है, तो जो कारणात्मक निष्कर्ष है वो निकाला जाता है और नेचुरल सेटिंग में होता है। इसके बाद तीसरा टाइप आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का। दो टाइप आप देख चुके हो, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च और सर्वे मेथड। तीसरा मेथड मान लो, या तीसरा टाइप मान लो, जो है हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है? हिस्टोरिकल रिसर्च में बहुत पहले की कोई चीज हुई है, जैसे सन 47 में देश को आजादी मिली, इसके बारे में बात करनी है, हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। देखो, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च जो अभी अभी घटा है, और हिस्टोरिकल रिसर्च जो बहुत पहले घट चुका है, डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, बहुत बच्चे हिस्टोरिकल रिसर्च और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च को क्लब कर देते हैं, क्लब नहीं करना, पॉइंट ध्यान रखना। हिस्टोरिकल रिसर्च सिंपल सा मतलब है 1857 की क्रांति के बारे में बताओ, तो हिस्ट्री पढ़ रहे, बहुत पुरानी चीजें देखनी, ये हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च इज अ मेथड ऑफ स्टडिंग पास्ट इवेंट्स टू अंडरस्टैंड देयर कॉजेज, इफेक्ट एंड सिग्निफिकेंस। तो जो पास्ट में इवेंट हो चुके हैं उनको पढ़ना हिस्टोरिकल रिसर्च है। जो पहले चीजें हो चुकी हैं उनको देखना ही क्या है? हिस्टोरिकल रिसर्च। भाई डिस्क्रिप्शन देना है उनका, पास्ट में ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, 1857 में क्रांति हुई थी, उसके बाद फिर आगे ये बात हुई, फिर उसके बाद ये बात हुई, फिर अंग्रेजों की और जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो क्रांतिवीर हैं, इनके बीच में भिड़ंत हुई। अंग्रेज उधर विश्व युद्ध में फंसे हुए थे, यहाँ से क्रांतिकारियों ने जीना दुश्वार कर रखा था उनका, क्या करो साहब, छोड़ो जाओ। तो एक्सपेरिमेंटल सॉरी हिस्टोरिकल रिसर्च। सिस्टमैटिक प्रोसेस होती हैं और क्रिटिकल एनालिसिस होता है, बताया जाता है। एनालिसिस करने का मतलब ही हो गया डिस्क्रिप्शन करना। ठीक है, तो हिस्टोरिकल रिसर्च में सिस्टमैटिक प्रोसेस होगा, एक व्यवस्थित प्रक्रिया होगी, और क्रिटिकल एनालिसिस होगा। ये हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कंप्लीट होती है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बाद हम बात करेंगे एनालिटिकल रिसर्च पे। एनालिटिकल, डिस्क्रिप्टिव में देखो जो सबसे बड़ा अंतर है, हालांकि एनालिटिकल कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, आसानी से कंप्लीट होगा, लेकिन एक बेसिक समझ लो। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जहां हम किसी घटना के बारे में, किसी पॉपुलेशन के बारे में, किसी भी XYZ पॉइंट के बारे में केवल और केवल बातें कर रहे थे कि ऐसा ऐसा हुआ है, छोरे को मार मार के मुंह गुलगुला शहर को कर दियो, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। भाई पड़ोस की ताई आई, बोले छोरा को मुंह किसो को रखे, बोले गुलगुला शहर को रखे, डिस्क्रिप्शन। लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं हो रहा, तो समस्या के समाधान की बात आएगी तो एनालिटिकल रिसर्च होगा। क्लियर है? एनालिटिकल रिसर्च, हिंदी में कहेंगे विश्लेषणात्मक अनुसंधान। विश्लेषणात्मक अनुसंधान, वो था विवरणात्मक, ये विश्लेषणात्मक अनुसंधान। Analytical research is a type of research that involves critically analyzing and interpreting existing information to draw conclusion or solve problems. Descriptive research में केवल इंफॉर्मेशन थी, प्रॉब्लम का सलूशन नहीं था। एनालिटिकल रिसर्च में इंफॉर्मेशन भी है, प्रॉब्लम का सलूशन भी है, लेकिन एक्सपेरिमेंट नहीं है। एक्सपेरिमेंट तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में है। याद रहेगा ये पॉइंट? ठीक, आगे बात करते हैं। अनलाइक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च तो बताता है क्या है, कौन है, कैसे है, लेकिन ये वाई को बताती है। अनलाइक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च विच फोकसेस ऑन प्रेजेंटिंग फैक्ट्स, एनालिटिकल रिसर्च गोज अ स्टेप फर्दर बाय एक्सप्लेनिंग द व्हाई एंड हाउ बिहाइंड द डेटा। यानी अगर मैं एक बात आपसे कहूं कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और एनालिटिकल रिसर्च कोई बहुत
अलग चीजें नहीं है, ये एक डिग्री है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जहां खत्म होता है वहां एनालिटिकल रिसर्च शुरू होती है। यानी एनालिटिकल रिसर्च एक तरीके से डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का ही और ज्यादा इनहेंस्ड रूप है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में केवल इंफॉर्मेशंस, और जब उन इंफॉर्मेशन के पीछे का क्यों पता लगाना चाहें तो एनालिटिकल रिसर्च आ जाती है। याद रहेगा? चलो, तो इसमें क्यों पता लगाया जाता है? Analytical research is about digging deeper into information to understand the reason behind a phenomenon and finding solution or explanations. Reason ढूंढा जाता है, solution ढूंढा जाता है, बस। अंतर ध्यान रखना डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल। इसीलिए एनालिटिकल रिसर्च को, मैं एक ईमानदारी की बात आपको बता दूं, एनालिटिकल रिसर्च को बहुत बार डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के एक पार्ट के तौर पर पढ़ाया जाता है। जैसे हमने एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च पढ़ा, हमने हिस्टोरिकल रिसर्च पढ़ा, हमने सर्वे मेथड पढ़ा, वैसे ही एनालिटिकल रिसर्च को भी इसी में डाल दिया जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। एनालिटिकल रिसर्च एक अलग पार्ट है, बट है सेम लगभग डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की। फर्क इतना सा है कि इसमें सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन की बात की जाती है, जो कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में नहीं की जाती। की फीचर्स क्या है? देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, स्वाभाविक बात। एनालिटिकल का मतलब ही क्या है? प्रॉब्लम का सॉल्व करना। ये डेटा के भीतर कारणों, संबंधों और पैटर्न को समझने में केंद्रित होता है। यूज एग्जिस्टिंग डेटा, इट रिलाइज ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन सच एज रिपोर्ट्स, केस स्टडीज और हिस्टोरिकल डेटा। अब ये ध्यान रखना, एनालिटिकल रिसर्च आप तभी कर पाओगे जब आपने पहले डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की हो। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से आपके पास जो डेटा आया है, जो इंफॉर्मेशन आई है, उसी के बेसिस पे तो आप उसका एनालिटिकल रिसर्च कर सकते हो। क्लियर है? तो बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एनालिटिकल रिसर्च इज बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ये एग्जिस्टिंग डेटा को यूज करता है और इसमें क्रिटिकल एनालिसिस होता है किसी चीज के बारे में, जबकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में कहीं भी क्रिटिकल एनालिसिस की बात नहीं थी। एनालिटिकल रिसर्च में क्रिटिकल एनालिसिस होता है, मतलब चीज को समझने की कोशिश होती है कि घटना हुई तो हुई क्यों सर। क्लियर है? इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, परिणामों की व्याख्या की जाती है। इट इन्वॉल्व्स मेकिंग कनेक्शन एंड ड्राइंग मीनिंगफुल कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन द एनालिसिस। तो इंटरप्रिटेशन, जो रिजल्ट आए हैं उनकी इंटरप्रिटेशन होती है, तभी तो आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करोगे सर। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ तक हम हमारी आज की क्लास को रोकते हैं। आज हमने बेसिकली डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और एनालिटिकल रिसर्च को कवर किया है, जो कि अपने आप में बहुत सिंपल टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ रिसर्च में मैं आप लोगों से सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना पॉसिबल हो सके नोट्स लिखते हुए चलें साथ में। बुकलेट आपकी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, वो बात अलग है, बट जितना आप खुद लिखोगे उतना बेहतर होगा। बोर्ड पे जो कुछ आपको चीज़ें लेंदी मिलती हैं वो इसीलिए हैं ताकि हमारा जो अंतिम छोर पर बैठा हुआ स्टूडेंट है, हमारा जो भी ऐसे भाई बंधु हैं जो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, उनको हेल्प मिल जाए। बाकी जो स्टूडेंट्स अभी रिवीजन मोड में हैं या फिर जो बहुत चीज़ों को समझते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग इन्हें नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप हमारी क्लासेस के साथ जुड़े रहें और रिसर्च एप्टीट्यूड अपना स्ट्रांग बनाएं। थैंक यू।